हार पे बढ़ जाना कहाँ तक हमारे लोकतंत्र के लिए सही है? देखिए, जैसा आपने कहा कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय ने हमेशा से उत्तर प्रदेश और भारत को एक दशा दिशा दी है, तो काशी हिंदू विश्वविद्यालय और देखिए फ़िलहाल जो परिस्थितियाँ बन रही है उत्तर प्रदेश में, उसमें जो माननीय अखिलेश यादव जी हैं वो एक गठबंधन के साथ इस बार 2022 के विधानसभा चुनाव में काफ़ी अंतर है। ऑनलाइन क्लास में बच्चे अपना क्लास लेते भी हैं और टीचर ऐसा भी ऑनलाइन क्लास में ये है कि टीचर अगर ना मूड हो उनका करने का तो क्लास बंक भी मार देते हैं लोग, कोई दिक्कत नहीं है कुछ। पहले तो सर मैं आपको बता दूं और आपके चैनल के माध्यम से उन लोगों को बताना चाहता हूं कि ये सिर्फ संसदीय क्षेत्र की मुस्कान, जो ये मीठी मुस्कान है, इसके पीछे मतलब क्या आपको क्या लग रहा है कि उत्तर प्रदेश का कितना विकास हो पाया? ऐसा इतिहास रहा है कि बट वृक्ष की छांव जिस जिस पर भी पड़ी है उसका ज्ञान में बहुत वृद्धि हुई है और इसी तरीके से गौतम बुद्ध को ज्ञान भी इसी बट वृक्ष के तले प्राप्त हुआ था। अभी मैं मौजूद हूँ BHU के कैंपस में, जिस कैंपस में बाबा विश्वनाथ की मंदिर और ये पूरा कैंपस कहीं ना कहीं ज्ञान के लिए एक ज्ञान का भंडार माना जाता है। और ऐसे में हमारे साथ इस BHU कैंपस के कुछ विद्यार्थी भी मौजूद हैं जो इसी कैंपस से ज्ञान अर्जित करते हैं और वो अपने ज्ञान से हमारे नव भारत को सिंचित तरीके से हमारा भारत विकसित हो, हमारा भारत विकास करे और दुनिया में अपने ज्ञान का एक अलग लौ और एक अलग फ्लेम जलाएंगे। तो आइए हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले सर न्यूज़ सुपर 7 में आपको बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर सबसे पहला सवाल कि जो ये कैंपस है BHU, इसको पूरे विश्व में जाना जाता है ज्ञान का एक मंदिर के रूप में सर। तो ऐसे में अभी जो स्थिति चल रही है कोरोना काल का, सर इस स्थिति में कितना प्रभावित हुआ है यहाँ का शिक्षा व्यवस्था? देखिए, जैसा कि कोरोना से पूरा देश ही नहीं पूरा समूचा विश्व जूझ रहा था और हमने पहले पड़ाव को किस किस तरह से पास किया है या किस किस तरह से हमने उसको झेला है, ये केवल शिक्षा व्यवस्था नहीं, हमारे देश की सारी व्यवस्थाओं को टूट जाने का और फिर से उसको सुदृढ़ करने का जो अब कहा ही जा सकता है कि उस व्यवस्थाओं को फिर से उसी पटरी पे लाने पे थोड़ा समय लगेगा, लेकिन हमारी शिक्षा व्यवस्था हो या विश्व की या भारत की कोई भी व्यवस्था हो, उस पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा है। सर शिक्षा व्यवस्था कहीं ना कहीं एक ऐसी कड़ी होती है शिक्षा जो कि बाकी जो पद्धतियाँ हैं उसको सुदृढ़ करने में बहुत अहम भूमिका होती है सर। हम लोग बात करते हैं सर, क्योंकि कुछ दिन बाद ही यूपी में विधानसभा चुनाव होने वाला है और चुनाव को लेके काफ़ी सरगर्मियां तेज़ हैं। अलग अलग दलें, अलग अलग पार्टियां अलग अलग तरीके से बातें कर रही है सर। ऐसे में क्या मिजाज लग रहा है पूरे यूपी का, क्योंकि आप लोग भी इस यूपी, इस बनारस और इस BHU के एक अंग हैं? देखिए, काशी हिंदू विश्वविद्यालय को जैसा अभी आपने कहा कि विश्व में जाना जाता है, उसका एक मूल कारण है कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय ने हमेशा से विश्व को, भारत को एक दशा दिशा देने का काम किया है। और रही बात उत्तर प्रदेश चुनाव की, तो सभी पार्टियां लगी हुई हैं, सबकी अपनी अपनी रैलियां चल रही हैं, सबके अपने अपने चुनाव प्रचार चल रहे हैं, एडवर्टीज़मेंट चल रहे हैं। तो अगर ऐसा कुछ लगता है और आने वाले समय में अगर उत्तर प्रदेश प्रभावित होता है तो मुझे लगता है कि सरकारें खुद जिम्मेदार है, वो खुद अपना जो भी स्टेटमेंट होगा उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी लेते हुए और उसको उत्तर प्रदेश के भले में होगा, हित में होगा जो भी होगा। काशी कॉरिडोर, कुछ दिन पहले सर काशी कॉरिडोर का लोकार्पण हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस अपने संसदीय क्षेत्र में एक बड़ी सौगात के तौर पे, उनका यही कहना था कि हम अपने पूरे संसदीय क्षेत्र को एक सौगात दे रहे हैं और जो विपक्षी दलें हैं वो उसको एक चुनावी मुद्दे के तरह पेश कर रही है सर। उनका यही कहना था कि ये जो कॉरिडोर का लोकार्पण है इसमें कहीं ना कहीं चुनावी स्टंट भी शामिल है। ये कहाँ तक सच्चाई है सर, क्योंकि आप एक युवा हैं और युवा का जो युवा सोच है सर उसके साथ आप लोग यहाँ पे हैं, तो क्या मानना है आपका? एकदम पहले तो सर मैं आपको बता दूं और आपके चैनल के माध्यम से उन लोगों को बताना चाहता हूं कि ये सिर्फ संसदीय क्षेत्र की सौगात नहीं है, ये समूचे विश्व की और भारत की सौगात है, क्योंकि ये धर्म नगरी है और भारत अपने धर्म के लिए जाना जाता है, हमें अपने संस्कृति के लिए जाना जाता है, संस्कृति प्रधान देश है। तो ये पहले तो हमारी संस्कृति को प्रदान करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है, जिसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ।
और रही बात अब चुनावी लोगों की, राजनीतिक लोगों की, तो देखिए एक विपक्ष जो होता है, विपक्ष की एक बहुत ही अहम भूमिका होती है देश को और उत्तर प्रदेश को या भारत को एक नई दिशा दशा देने के लिए। लेकिन विपक्ष का अब एक सूत्री एजेंडा है, या कोई भी हो, मैं किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं ले रहा हूँ, विपक्ष के जितने भी लोग हैं, चाहे वो सपा से हों, बसपा से हों, कांग्रेस हो, सबका एक सूत्री एजेंडा बन गया है कि मोदी हटाओ बाकी आओ। सर एक दौर हुआ करता था कि आप हमारे उत्तर प्रदेश के एक बहुचर्चित नेता, क्योंकि उनको बहुचर्चित ही कहा जाएगा, कुछ समय से चर्चे में है, ओम प्रकाश राजभर का नाम आ रहा है। उनका कहना है कि हम जब मोदी जी के साथ थे, कहने का मतलब जब वो बीजेपी के साथ थे तो उन्होंने बीजेपी को जिताया, लेकिन वो एक दम भर रहे हैं कि अब हम बीजेपी को बेदखल करने वाले हैं पूरे उत्तर प्रदेश से। क्या इसमें कितना देखिए, सच्चाई है? अभी आपने कहा कि लोग ये ऐसा मान रहे हैं कि उन्होंने बीजेपी को जिताया, तो ये भी हो सकता है कि वो बीजेपी के झंडे तले जीते हों, ऐसा भी हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है सर, लेकिन उनका जो दावा है ना कि हमारे पास एक, सर देखिए जो चुनाव है कहीं ना कहीं जाति विशेष पे बढ़ चुकी है सर। ये ऐसे जब हम लोग इस पूरे चुनावी दौर में अलग अलग जगहों पे घूम रहे हैं तो ऐसा देखने को मिल रहा है कि यादव जी हैं तो उनका अपना अखिलेश यादव राग अलाप रहे हैं, जो बाबू साहब हैं तो वो अपना राग अलाप रहे हैं, ब्राह्मण हैं तो अपना राग अलाप रहे हैं सर। तो ऐसे में जातिगत आधार पे बढ़ जाना कहाँ तक हमारे लोकतंत्र के लिए सही है? देखिए, जैसा आपने कहा कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय ने हमेशा से उत्तर प्रदेश और भारत को एक दशा दिशा दी है, तो काशी हिंदू विश्वविद्यालय का छात्र पढ़ा लिखा हुआ छात्र है, वो जातिगत और ऐसे दलगत लोगों में नहीं फंसता है, वो देश का विकास देखता है, उत्तर प्रदेश का विकास देखता है। तो अगर उसको लगेगा कि ये उत्तर प्रदेश के विकास के लिए प्रभावी है तो निश्चित ही भाजपा को वोट करेगा। अगर उसको लगता है कि हमको जातिगत जाना चाहिए तो वो तो कई जातियों का, जैसा भी आपने बताया सर कि आपके मुस्कान, जो ये मीठी मुस्कान है, इसके पीछे मतलब क्या आपको क्या लग रहा है कि उत्तर प्रदेश का कितना विकास हो पाया है? देखिए, अभी तो मुझे जहाँ तक लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में विकास हो या कानून व्यवस्था हो, सब सुदृढ़ की गई है, चाहे वो सड़कें हो, सब सुदृढ़ हैं। तो मुझे जहाँ तक लग रहा है कि फिर से उत्तर प्रदेश में भाजपा की ही सरकार आएगी। और वो बाकी चुनावी माहौल है, वोटर का मूड है, किसको वोट करता है वो तो रिजल्ट बताएगा। लेकिन अभी जहाँ तक मेरा मानना है और मेरा मत है, मैं तो भाजपा को ही वोट करूँगा। ये एट लास्ट यही पता चला कि जो सर हैं ये मोदी जी को ही वोट कराइए। हमारे साथ कुछ और लोग मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपको। जी, मेरा नाम अफसोस है। और देखिए, फ़िलहाल जो परिस्थितियाँ बन रही उत्तर प्रदेश में, उसमें जो माननीय अखिलेश यादव जी हैं वो एक गठबंधन के साथ इस बार 2022 के विधानसभा चुनाव में पूर्ण बहुत साथ आएंगे। देखिए, हमारे साथ अभी एक अलग विचारधारा के समर्थक मिले जिनका यही कहना है कि इस बार अखिलेश यादव जी जो हैं वो अपने गठबंधन के साथ सत्ता में आएंगे और सत्ता को हासिल। एक चीज़, जैसा कि आप एक दो दिनों से देख रहे होंगे, मोदी जी का जो पंजाब का दौरा हो रहा था और उसमें ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी ने कहीं ना कहीं षड्यंत्र के साथ और मोदी जी को एक षड्यंत्र के साथ उनके साथ ये छल किया गया है। क्या छल है, ये आपका क्या मानना है? देखिए, जो लाल बहादुर शास्त्री जी थे वो नारा दिए थे जय जवान जय किसान का। अगर हमारे माननीय मोदी जी अगर किसानों के बीच हैं तो उसमें क्या प्रॉब्लम है? किसान जो थे सामने थे, उसमें तो ऐसे कोई इशू था नहीं कि उनको फंसा गया कि कहना है लोगों का, ये कहना है। और जो उस दल के लोग हैं, उस घटक दल के लोग हैं कि उनको जान से मारने की भी साजिश है। क्या है? देखिए, जब जब चुनाव आते हैं तो माननीय प्रधानमंत्री जी का जान खतरे पाता है और ऐसी बातें आती हैं। और जहाँ तक सवाल बीजेपी का है तो उनका तो काम ही करना, उछालना बात है, वो तो उछालेंगे, बात करेंगे ही। क्योंकि अगर देश में जो दो मुद्दे, दो बड़ी पार्टियाँ हैं कांग्रेस और बीजेपी, तो इनका आरोप उन पर जाएगा, उनका आरोप इस पर आएगा। ये तो राजनीति करवे करेंगे और राजनीति करना है। सुरक्षा एजेंसी की यदि बात करें, एक देश का राजा यदि आपके क्षेत्र में आता है तो ये आपका दायित्व बनता है कि वो आप उस सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ रखें और अच्छे से अपने प्रोटोकॉल का पालन करें। सर, इसमें कहीं लगता है आपको कि कहीं ना कहीं चूक हुई है? जी देखिए, इस पर तो जांच बैठनी चाहिए, जांच के बाद हम कुछ बोल पाएंगे, क्योंकि जो वहाँ परिस्थितियाँ बनी अब उसके ऊपर तो जांच होनी चाहिए। अब जांच में जो परिस्थिति सामने आएगी उस पर फिर बात किया जाएगा। आइए, कुछ और लोग हैं, क्योंकि ये जो BHU है एक अथाह सागर है। यहाँ पे अलग अलग विचारधाराओं के लोग मिलेंगे आपको, अलग अलग सोच के लोग मिलेंगे और अलग अलग संस्कृति और सभ्यता के लोग मिलेंगे। क्या नाम है सर आपका? दिव्यांशु सिंह जी सर, किस संकाय से आप बिलोंग करते हैं यहाँ पे? मतलब क्या हम यहाँ पे MA चल रहा है, यहाँ से MA चल रहा है सर? हिंदी से। जो हिंदी से सर, जो युवा है, क्योंकि कहीं ना कहीं कोरोना काल में हमारा पठन पाठन प्रभावित हुआ है और एक बार फिर से जो थर्ड वेव है दस्तक दे चुका है। कहाँ तक प्रभावित हो रहा है हमारा शिक्षा व्यवस्था?
शिक्षा व्यवस्था सर काफ़ी प्रभावित हुई है। और जहाँ तक कोविड का समय है, अभी लग रहा है कि 6 महीने या साल भर तो बंद ही रहेगा। पठन पाठन ऑनलाइन ही चलेगा और कैंपस का भी चलेगा, सब ऑनलाइन ही चलेगा। रिकवर कर पा रहे हैं या नहीं, ऑनलाइन में कितना फ़र्क पड़ रहा है, और आप क्लास में बैठ के जब पढ़ाई करते हैं और जब आपके प्रोफेसर्स लोग होते हैं और वो लेक्चर उनका सुनना और एक क्लास का इन्वायरमेंट क्रिएट करना, कितना फ़र्क पड़ता है? काफ़ी अंतर सर, काफ़ी अंतर है। ऑनलाइन क्लास में और ऑफलाइन क्लास में काफ़ी अंतर है। ऑनलाइन क्लास में बच्चे अपना क्लास लेते भी हैं और टीचर ऐसा भी ऑनलाइन क्लास में है कि टीचर अगर ना मूड हो उनका करने का तो क्लास बंक भी मार देते हैं लोग, कोई दिक्कत नहीं है, उसका इशू नहीं बनता है। लेकिन ऑफलाइन क्लास में क्लास चलती हैं, सामने बैठ के टीचर कुछ पूछना चाहें तो पूछ भी सकते हैं। तो काफ़ी सारे अंतर हैं उसके ऑफलाइन क्लास के। आइए हमारे साथ कुछ और लोग हैं और उनसे भी हम लोग बातें करेंगे और जानेंगे, क्योंकि ये BHU, जैसे कि मैंने आपको कहा कि अलग अलग विचारधारा और अलग अलग सोच का ये अथाह सागर है, और जो विद्या का केंद्र माना जाता है वो केंद्र भी ये BHU है। इसकी स्थापना ही इसलिए हुई थी कि हम पूरे विश्व को शिक्षित और उस तरीके का मार्गदर्शन दे पाएँ जिससे पूरे विश्व का कल्याण हो, साथ ही साथ हमारा भारत का भी कल्याण हो। क्या नाम है सर आपका? आशिक जमाल। जी सर, कहाँ तक आपको जो अभी चुनावी एजेंडे चल रहे हैं, अलग अलग पार्टियां अलग अलग बातें कर रही हैं, क्या लग रहा है आपको चुनाव का क्या माहौल है? चुनाव का माहौल तो जो है वो तो आगे रिजल्ट ही बता सकता है। माहौल तो ख़राब तो लोग कर रहे हैं और उससे कोई फ़ायदा हम लोग को होने वाला नहीं है। कि बेहतर यही है कि हम लोग रिज़ल्ट का आसरा देखें, अपने में खुद से एक दूसरे से लड़ाई ना करें। और रही बात जो अभी आपने बताया कि कोरोना का ये ओमिक्रॉन जो चल रहा है, उससे क्या है कि हम लोग जो इफ़ेक्ट हो रहा है, हम लोग देखिए व्यापारी आदमी हैं, अपने स्टूडेंट भी हैं, तो व्यापार से हम लोग काफ़ी जुड़े हैं। तो उससे क्या हो रहा है कि अभी पिछला जो हम लोग का पेमेंट है बाहर से, अभी वो मिला ही नहीं है, कवर नहीं हुआ है। अब फ़िलहाल फिर ये आने लगा, और ये नाइट कर्फ्यू की वजह से क्या हो रहा है कि जो मतलब पार्टी ऑर्डर था तो ऑर्डर कैंसिल हो गया। अब प्लस जो माल हम लोग भेजा था वो माल भी वापस आ रहा है, पेमेंट मिल नहीं रहा है। आगे चल के बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है इसका कुछ होना चाहिए सबसे पहले कि जो नाइट कर्फ्यू की वजह से जो ये अफवाह फैल जा रहा है कि मतलब पेमेंट नहीं मिलेगा, माल जा नहीं रहा है, इससे बहुत ज़्यादा मतलब कि लोगों को जो रोज़गार मतलब कहीं कहीं छोटा मोटा मिला है उससे बहुत इफेक्ट हो रहा है। हम लोग वही छोटे स्मॉल मतलब कि टाइप ऑफ इंडस्ट्री से मालिक हैं, ज़्यादा नहीं है। उससे क्या हो रहा है कि हम लोग जो प्रोडक्शन कर रहे हैं, हम लोग की वजह से जो छोटे छोटे घर वाले हैं चलाते हैं, अपना करते हैं, कराते हैं, जो भी करते हैं, उधार अगर काम कर रहे हैं हम लोग उससे, अब उधार कितना दे पाएंगे? भाई जितना वसत रहेगा उतना ही काम करेंगे। उससे क्या हो रहा है कि बैंक में बैलेंस नहीं है, अब अगला हमारे यहाँ काम नहीं कर पा रहा है, तो क्या होगा? इसके कुछ हल निकालना पड़ेगा गवर्नमेंट को। अगर गवर्नमेंट जीत रहा है, हार रहा है, इसका कोई सुविधा निकाले कि आगे चलकर हम लोग क्या करना है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जैसा कि आपने सुना, अलग अलग लोग अलग अलग विचारधाराओं के साथ हमसे बात कर रहे थे। कुछ का कहना था कि हाँ, जो पार्टी विकास करेगी मैं उसको समर्थन करूंगा, मैं उसको वोट करूंगा, और किस तरीके से पूरे कोरोना काल में शिक्षा व्यवस्था और पठन पाठन व्यवस्थाएं और व्यावसायिक स्थितियां चरमचर और दुर्लभ स्थिति में पहुंच चुकी थी, और एक बार फिर से वही कोरोना काल इस पूरे सिस्टम पे दस्तक देने वाला है, और उस तरीके से लोगों में एक भय का माहौल पैदा हो चुका है। अभी हम BHU कैंपस से आपको ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखा रहे थे कि किस तरीके से क्या सोच रखते हैं यहाँ के विद्यार्थी, क्या सोचते हैं वो अपने भविष्य के बारे में, क्या सोचते हैं वो पूरे भारत और पूरे विश्व के बारे में, क्या मानना और क्या सोचना है उनका। हम बाकी जगहों पे भी मिलते रहेंगे, जैसा कि आप अभी देख सकते हैं कि मैं कैमरामैन से चाहूँगा कि वो दिखाएँ। अभी कुछ मेरे जस्ट पीछे ये बाबा भोलेनाथ विश्वनाथ की मंदिर है, जहाँ पे कि लोग यहाँ के जो विद्यार्थी हैं वो विद्या ग्रहण करने के बाद एक आध्यात्मिक माहौल भी उन्हें दिया जाता है कि हाँ, आप पढ़ाई के साथ साथ उस अध्यात्म को भी जानें, उस जो हमारी संस्कृति हमारा सभ्यता रहा है उसको भी ना भूलें। इसको मद्देनज़र रखते हुए हमारा पूरा सिस्टम, जब मदन मोहन मालवीय जी ने इसका सपना देखा था कि हाँ मुझे इस तरीके का एक संस्थान बनाना है, तो उन्होंने ये चीज़ अपने ध्यान में ज़रूर रखा होगा कि हाँ, पढ़ाई के साथ हमारी संस्कृति और सभ्यता भी जिंदा रहे और लोग उसके बारे में जाने। हमारा भविष्य, हमारा आने वाला कल, आने वाले बच्चे इस चीज़ को ना भूलें। इसलिए इस पूरे कैंपस में अलग अलग संस्कृति और सभ्यताओं का भी प्रदर्शन देखने को मिलता है। आप तब तक दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाज़त। धन्यवाद।